हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग प्लेटफॉर्म 1 2 3। बच्चों, हम आपके लिए लेकर आए हैं रसायन विज्ञान, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अभिक्रिया एवं उनके प्रकार। तो बच्चों, हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमारा जो होता है वो द्रव्य से मिलकर बना है, और द्रव्य को हम ऊर्जा में और ऊर्जा को हम द्रव्य में परिवर्तित कर सकते हैं। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण दिया था। उस समीकरण के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, द्रव्य को ऊर्जा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यह आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, E बराबर mc का स्क्वायर। इस फॉर्मूले से हम किसी भी पदार्थ को ऊर्जा में और ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। देखो बच्चों, जहाँ हम जानते हैं ये जो हमारा m है, m जो है वो द्रव्यमान है। किसका? पदार्थ का। पदार्थ का मान क्या है? द्रव्यमान है पदार्थ का। ठीक है, ये हमारा पदार्थ का द्रव्यमान है। और ये जो c है ये प्रकाश की चाल है। प्रकाश की चाल आपको पता है होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये होता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल और ये हमारा होता है द्रव्यमान। इन समीकरण से हम पदार्थ को ऊर्जा में, ऊर्जा को पदार्थ में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, हम पदार्थ को या द्रव्य को दो प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, एक भौतिक परिवर्तन के द्वारा और एक रासायनिक परिवर्तन के द्वारा। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जैसा कि आप जानते हो कि भौतिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें पदार्थ को फिर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। यानी पदार्थ की रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो, केवल उसकी भौतिक अवस्था में ही परिवर्तन होता है। जैसे ठोस से द्रव, द्रव से गैस, फिर गैस से द्रव, द्रव से ठोस। जैसे आपने क्या किया, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप समझिएगा। जैसे आपने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। ठीक है, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। इस बर्फ के टुकड़े को आपने क्या किया, अपने एक बर्तन में रख दिया। अब देखेंगे ये बर्फ का टुकड़ा क्या होगा, ये लिक्विड में ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, और फिर आप देखेंगे यह लिक्विड क्या होगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा। यानी ये जो बर्फ है आपका, ये बर्फ क्या हो रहा है, द्रव में कन्वर्ट हो जा रहा है। किसमें होगा? द्रव में। और ये द्रव आपका क्या हो रहा है, सीधे सीधे गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पदार्थ में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। पदार्थ आपका वही रह रहा है, लेकिन केवल इसके रूप में परिवर्तन है। ये बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, ये ठोस है। ये आपका क्या है, द्रव अवस्था में है। ठीक है, और ये क्या है, गैस अवस्था में है। तो केवल और केवल आपकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, न कि पदार्थ में परिवर्तन हो रहा है। इसके रासायनिक संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, सॉरी, इसी को हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक है, इस बात को आप समझ लिए हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लिखेंगे आगे, परिभाषा इसकी हम लिखेंगे, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, चलिए परिभाषा हम लिखते हैं। जैसा कि हमने आपको बता दिया कि भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग है भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन जिसमें पदार्थ को, जिसमें पदार्थ को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है, उसके 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 रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके रासायनिक संगठन में कोई
परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः प्राप्त किया जा सकता है और उसके रासायनिक परिवर्तन में कोई, उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, केवल उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, केवल उसकी भौतिक अवस्था बदल जाती है, है। जैसे आपको मैंने बताया था, ये आपका क्या है, ठोस है। ठोस से आपने क्या किया, द्रव में परिवर्तित कर दिया, फिर द्रव को आपने क्या किया, गैस में परिवर्तित कर दिया। ठीक है, तो ये आपने क्या किया, एक बर्फ का टुकड़ा लिया, ये आपका एक बर्फ का टुकड़ा है, इसको आपने क्या किया, पानी में परिवर्तित किया, ये आपका क्या हुआ, गैस में परिवर्तित हो गया। फिर इसी गैस को आपने क्या किया, ठंडा कर दिया, तो ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, ये फिर पानी में द्रव में हो जाएगा। द्रव बोले तो पानी, ये आपका गैस है। ठीक है, और ये आपका ठोस है। ठोस में क्या है आपका बर्फ, ये आपका बर्फ है, ये आपका पानी है, और ये आपका वाष्प है। तो देख रहे हैं आप ना, यही हमारा होता है भौतिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को फिर पुनः प्राप्त किया जाता है, इसकी रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चलिए अब हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन में हम देखेंगे रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है बच्चों, तो हम इस बात को ध्यान देंगे, रासायनिक परिवर्तन में जिसमें ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ को फिर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, वही हमारा क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसमें पदार्थ को हम फिर पुनः प्राप्त न कर सके, वो हमारा रासायनिक परिवर्तन होता है। जैसे आप देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल में पहले थोड़ा परिभाषा देते हैं, वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जाता है, पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, उसके रासायनिक संगठन में उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है, उसे रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। ठीक है बच्चों, तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन होता है। उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन के साथ रासायनिक संगठन में परिवर्तन के साथ अवस्था भी बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम रासायनिक परिवर्तन। वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन के साथ साथ अवस्था भी बदल जाती है, उसी को हम बोलते हैं बच्चों क्या, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, हमारे रासायनिक परिवर्तन यही है बच्चों। ठीक है, जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल में, आपका क्या होगा, चलिए एग्जाम्पल में देखेंगे, जैसे ये हमारा क्या है, दूध है। ठीक है,
दूध से आपने क्या किया, दही बना दिया, दूध से दही का बनना, ठीक है, दूध से दही का निर्माण हो जाना, फिर उसके बाद लोहे पर जंग लग जाना, लोहे पर जंग का लगना, लोहे पर जंग का लगना, शोषण की क्रिया, शोषण क्रिया, ठीक है, आप देख रहे हो ना, शोषण क्रिया, दूध से दही का बनना, लोहे पर जंग लग जाना, शोषण क्रिया, ये सब की सब क्या हमारे रासायनिक परिवर्तन, जिसमें पदार्थ को फिर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है, बात समझ में आ रही है हमारी ना। तो चलिए ये बात आपने देख लिया, जिसमें पदार्थ हम प्राप्त नहीं कर सकते, वही हमारा क्या आता है, रासायनिक रासायनिक परिवर्तन शुरू करते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए रासायनिक परिवर्तन हम देखेंगे अभिक्रिया क्या होती है, इस बात को हम देखेंगे, हेडिंग वाला रासायनिक अभिक्रिया। तो जैसा कि आप जानते हो, जो हमारा रासायनिक परिवर्तन था ना, उसी को रासायनिक अभिक्रिया भी हम कह सकते हैं, ठीक है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही हमारा होता है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि पदार्थों के गुण संगठन संरचना आदि में परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए पदार्थ के गुण संगठन संरचना आदि में परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जैसे दूध से दही का निर्माण हो जाना, ठीक है, लोहे पर जंग का लग जाना, शोषण क्रिया में भोजन का पाचन, यानी कि भोजन का पाचन हो जाना, आग का जलना, आपके दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती है, वो हमारी क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें पदार्थ को फिर पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, वही हमारी रासायनिक अभिक्रिया होती है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, या इस परिभाषा को ऐसे भी आप लिख सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया यानी वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के किसी अन्य पदार्थ का निर्माण करते हैं, वही हमारी होती है रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, तो वो हमारी रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है। तो चलिए आपने देख लिया, अभी हमारी अभिक्रिया हुई, अब इस अभिक्रिया के दौरान जान जाइए क्या होता है, अभिकारक, उत्पाद, ये क्या होते हैं, इसको हम देखते हैं, अभिकारक क्या होता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मैं कोई रिएक्शन लिखता हूँ, जैसे ये हमारा हमने कोई रिएक्शन लिख दिया, जैसे आपने ले लिया HCl और ये ले लिया आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें क्या किया, क्रिया करा दिया, ये बन गया आपका क्या, NaCl और ये बन गया आपका H2। तो इसको देखिए, इसको हम कहते हैं उत्पाद और इसको हम कहते हैं अभिकारक, अभिकारक कहते हैं, ये हमारा अभिकारक होता है। और जो ये चिन्ह का निशान है ना, तीर का, इसे हम कहते हैं गिब्स, इसे हम गिब्स कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसे अभिकारक कहते हैं, और ये NaCl H2 हमारा, इसे हम कहते हैं क्या, उत्पाद। तो अभिकारक क्या होता है, इस बात को हम देखेंगे। तो अभिकारक, ठीक है। तो चलिए अभिकारक, अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया या अभिक्रिया के समय लिया गया
पदार्थ, ठीक है। अभिक्रिया के दौरान लिया गया पदार्थ अभिकारक कहलाता है, अभिकारक, या इसी को हम बोलते हैं क्रियाकारक। अभिकारक या क्रियाकारक, अभिकारक या क्रियाकारक, ठीक है। तो अभिक्रिया के दौरान लिया गया पदार्थ क्रियाकारक या अभिकारक कहलाता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं उपर्युक्त रिएक्शन में, उपर्युक्त अभिक्रिया में, उपर्युक्त अभिक्रिया में, ठीक है, अभिक्रिया में, उपर्युक्त अभिक्रिया में ये आपका HCl और NaCl, ये क्या है, सॉरी NaOH, ये क्या है, ये आपका क्रियाकारक है या आप अभिकारक कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या, उत्पाद क्या होता है, ठीक है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ, अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, ठीक है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को हम उत्पाद कहते हैं। जैसे आपके एग्जाम्पल में, जैसे उपयुक्त में क्या हुआ, जैसे एग्जाम्पल में आपने देख लिया, उपयुक्त अभिक्रिया में जैसे आप देख रहे हैं NaCl और H2O क्या है, उत्पाद। उपयुक्त अभिक्रिया में, उपयुक्त अभिक्रिया में, उपयुक्त अभिक्रिया में, उपयुक्त अभिक्रिया में NaCl और H2O ये क्या है, उत्पाद है, ठीक है। और ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, तो रासायनिक अभिक्रिया के पदार्थों गुण संगठन संरचना आदि में परिवर्तन हमारा रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। या आप सीधे तरीके से रासायनिक परिवर्तन को हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया में देखिए अभिकारक और उत्पाद दो होते हैं, ठीक है। तो अभिकारक क्या होता है, तो अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ हम लेते हैं उसे हम अभिकारक या क्रियाकारक कहते हैं, या इंग्लिश में से रिएजेंट बोलते हैं, ठीक है। और जैसे हमने अभिक्रिया करवाया था HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaCl उत्पाद का निर्माण हो गया, ठीक है। उसी तरह उपयुक्त अभिक्रिया में NaCl, सॉरी ये Cl और NaOH ये हमारे क्या है, क्रियाकारक हैं, अभिकारक हैं, और उत्पाद में हमारा NaCl और हमारा क्या है, जल, ठीक है। तो चलिए इतनी बात हमने अब समझ लिया है, आगे हम देखते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है समीकरण, ठीक है। तो समीकरण हम देखते हैं क्या, समीकरण, ठीक है। तो चलिए रासायनिक समीकरण देखिए क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जिससे हमने अभिकारक या उत्पाद को जिस प्रतीक या संकेत के द्वारा प्रदर्शित करेंगे उसी को हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो वह समीकरण जिसमें, वह समीकरण जिसमें उत्पाद तथा क्रियाकारक को प्रतीकों या चिन्हों द्वारा प्रदर्शित करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक
समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझे आप? चलिए देखिए, मान लीजिए हमने क्या किया, ले लिया हमने क्या, इसमें हमने ले लिया आपका अभिकारक। अभिकारक में हमने क्या किया, ले लिया HCl ले लिया और NaOH ले लिया। तो देख रहे हो ना, ये हमारा क्या, हमने इनको, इसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हमने क्या किया, संकेत द्वारा प्रदर्शित कर दिया। इसे हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है। इसको हमने क्या, संकेत द्वारा प्रदर्शित कर दिया। ये आपस में रिएक्ट हो गए और ये बन क्या, NaCl, और ये हमारा बन चुका है क्या, जल। ठीक है, तो हमने जो अभिकारक लिया था उसको हम संकेत द्वारा लिख दिए, हमने जो उत्पाद बनाया था उसको संकेत द्वारा लिख दिया। यही हमारा होता है रासायनिक समीकरण। ठीक है, और रासायनिक समीकरण में हम आगे पढ़ेंगे संतुलित समीकरण क्या होता है। तो संतुलित समीकरण में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए संतुलित समीकरण देखते हैं। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। तो संतुलित समीकरण होता है क्या, इस बात को हम देखेंगे। तो रासायनिक समीकरण में हम अभिकारक तथा उत्पाद की संख्याओं को क्या कर दें, बराबर कर देंगे, तो वही हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। यानी कि संतुलित समीकरण का मतलब होता है अभिकारक तथा उत्पाद की संख्याएं आपस में बराबर हो जाएगा, तो वह समीकरण हमारा संतुलित हो जाएगा। कि वह समीकरण ठीक है, वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की संख्याएं, जिसमें वह समीकरण जिसमें अभिकारक तथा उत्पाद की संख्याएं बराबर हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद की संख्याएं समान हो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप समझेंगे, ये हमारा क्या H2 है और ये हमारा Cl2 है। ये हमने क्या किया, रिएक्ट कर दिया, क्रिया करा दिया, ये हमारा बन गया HCl। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिया, यहाँ पे दो है हाइड्रोजन के दो परमाणु, यहाँ भी क्लोरीन के दो परमाणु, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन के एक परमाणु और क्लोरीन के एक परमाणु। तो हमको क्या करना है, इधर भी जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु उधर भी लाना है। तो यहाँ हम क्या किए, दो का मल्टीप्लाई कर दिए। अभी हमारा हो गया क्या, संतुलित समीकरण। ठीक है, अब देखिए अगला हमारा है असंतुलित समीकरण। क्या है, असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण देखेंगे हम क्या होता है। असंतुलित समीकरण मतलब वह समीकरण जिसमें, यानी असंतुलित का मतलब जिसमें अभिकारक और उत्पाद की जो हमारी संख्याएं वो बराबर नहीं होती है, उसी को हम बोलते हैं असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो असंतुलित समीकरण आप देखेंगे अच्छे से। तो चलिए देखते हैं वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद की संख्याएं
बराबर न हो उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। कौन सा समीकरण कहते हैं? उसे असंतुलित समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका मान लीजिए ये हमारा क्या HCl, सॉरी मान लीजिए हमारा H2 हो गया और ये हमारी Cl2 हो गया। इसको आपने ऐसे बना दिया और ये हमारा रिएक्शन बन गया हमारा HCl। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया? संतुलित समीकरण। इसे हम कहेंगे संतुलित समीकरण। और ये हमारा क्या हो गया? असंतुलित समीकरण। असंतुलित समीकरण, ठीक है। ये हमारा असंतुलित समीकरण होता है। तो आपने देख लिया रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के बाद आपने देख लिया संतुलित समीकरण क्या होता है, असंतुलित समीकरण क्या होता है, ठीक है। तो फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है। अभिक्रिया के प्रकार तो पहला है हमारा योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक या इसी को आप संयोजन या इसी को आप लिख सकते हैं संकलन अभिक्रियाएं, ठीक है। अभिक्रिया, ठीक। योगात्मक, संयोजन या संकलन अभिक्रिया, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे या संकलन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया हमारी योगात्मक अभिक्रिया हो, संकलन अभिक्रिया हो, या आप कह सकते हैं कौन सी संयोजन अभिक्रिया। तो देखो योगात्मक का सीधा सा मतलब जोड़ लेना, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें हमको कोई दो पदार्थ मिलकर के एक पदार्थ का निर्माण हो जाए, उसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल में बहुत सारा आपको देखने को मिलेगा संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, ले लिया कार्बन और ये हमने ऑक्सीजन, इनसे क्रिया करा दिया, ये बन गया और क्या CO2 बन गया। इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के क्या एक पदार्थ का निर्माण कर दिया, वे अभिक्रिया, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, वे अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या होते हैं बच्चे? एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। उसी को बोलते हैं क्या होती है अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लिया, ठीक है। ये हमारी क्या हो गई? योगात्मक अभिक्रिया हो गई, ठीक है। अब चलिए इसी तरह से मान लीजिए हमने क्या किया और से अभिक्रिया लिया, इसलिए हमने क्या किया
ये H2 ले लिया और हमने Cl2 ले लिया, इसके साथ क्रिया करा दिया तो बन गया HCl। ये भी क्या होगा, हमारा योगात्मक अभिक्रिया हो गया। इसी तरह हमने क्या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड ले लिया और क्लोराइड से क्रिया करके हमने क्या किया, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या दिख रहा है, एकल पदार्थ। ये भी क्या है, एकल पदार्थ, एकल पदार्थ। ये भी क्या एकल पदार्थ है, ये भी क्या एकल पदार्थ है। तो ये एकल पदार्थ निर्माण करेगा। ठीक है, ये हमारा याद रखे रहेगा। ये हमारा बस ये और ये अगर दोनों याद है तो हमको पता चल जाएगा कि हमारी योगात्मक अभिक्रिया कौन सी होती है। ठीक है, क्षेपीय अभिक्रिया, क्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या होती है, तो आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यानी कि ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं आप देखे होंगे जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसको बोलते हैं क्या, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। जैसे आपकी मान लीजिए श्वसन के दौरान, श्वसन भी हमारी क्या एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। आँख का जलना भी क्या होता है, आँख भी जलती है तो ऊर्जा उत्सर्जित होती है, वो भी हमारी क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होती है। ठीक है, आप जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, ठीक है, उनका दहन आप कराएंगे तो आप देखेंगे ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है, तो वो भी हमारी क्या एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया, वे अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन होता है। यानी कि वे अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, वे अभिक्रिया इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया कहलाती है। कि वे अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे आप देखेंगे ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन चुका और यहाँ से क्या हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ठीक है, श्वसन भी हमारी क्या एक प्रकार की कौन सी ऊर्जा है, सॉरी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। मान लीजिए 6H12 O6 और ऑक्सीजन से आपने क्रिया करा दिया, ये हमारा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड और ये हमारा बन गया जल। आप एक काम करिए, इसको बैलेंस कर लीजिए, कितना है कार्बन आपका, ये आपका हो जाएगा 6 कार्बन है, इसे संतुलित करें 6 में 12, देखिए 6 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 12 है तो हाइड्रोजन 12 कर लीजिए, हाइड्रोजन 12 हो गया और 6 ऑक्सीजन 12, 6 ऑक्सीजन यहाँ से 12 18 हो गया ना, तो 6 में 12 6 18 आपका ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। और इसमें साथ में क्या, इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है, यानी कि ऊष्मा यानी कि ऊर्जा भी उत्सर्जित, ये भी हमारी क्या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने क्या लिया, ये कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, इसमें पानी को डाल दिया, ये कैल्शियम कार्बोनेट तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो बना लिया और इसके साथ में क्या ऊष्मा प्राप्त हो गई। तो इसमें हम क्या, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया, इसमें हमारी ये हमारी है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। ठीक है, तब अगला हमारा टॉपिक ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे कौन बोलते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अभिक्रिया जिसमें
उष्मा अवशोषित की जाती है, अवशोषित होती है, उसे उष्मा शोषी, उसे उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, यानी वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है उसे हम उष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप क्या हुआ, ये हमारा N2 है और ये हमारा O2 है, इसमें क्या किया गया, उष्मा दिया गया, उष्मा देने के बाद क्या किया, ये बन गया हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये हमारी क्या हुई, उष्मा शोषी अभिक्रिया हुई। इसी को हम बोलते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिएगा और फटाफट नोट कर लीजिए। आगे उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, जो दोनों दिशाओं में चल सकती है, वे अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चल सकती हैं उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसे उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको क्या किया, आपने ले लिया H2Cl2, ये देखिए ये आपका है उत्क्रमणीय का साइन, ये हमारा कुछ समय बाद क्या होगा, Cl में कन्वर्ट होगा, फिर कुछ समय बाद क्या होगा, हमारा H2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह आपने क्या किया, PCl3 ले लिया, Cl2 ले लिया, इनको आप अपने रिएक्ट किया, ये PCl5 बन गए, कुछ समय बाद क्या होंगे, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर इसी तरह आपने क्या किया, H2 ले लिया, I2 ले लिया, ठीक है, हाइड्रोजन और आयोडीन आपने लिया, ये हमारा बन गया हाइड्रोजन आयोडाइड। कुछ समय पश्चात ये क्या होगा, प्रारंभिक स्टेट अवस्था में आ जाता है। ठीक है, और दूसरी बात आती है हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो चलिए अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही ऐसी अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, उसी को बोलते हैं हम अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो आप देखेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी वे अभिक्रिया जो केवल एक ही दिशा में, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, संपन्न, जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती है, संपन्न होती है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे ये हमने क्या किया, HCl ले लिया और हमने क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, ये हमने क्रिया करके जोड़ दिया, ये हमारा बन गया NaCl और H2O। ठीक है, इसके हम कहेंगे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक, जैसे आपका दूध से दही का बन जाना, दूध से दही बनेगा तो इसमें क्या होगा, ये भी हमारा अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है, इसमें हमारा पदार्थ फिर पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
आप इसे देख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का सीधा सा अर्थ होता है, बच्चों जान जाइए कि मान लीजिए आप हैं और आपकी जगह कोई ऐसा लड़का आ गया जो आपकी जगह से आपको हटा दे रहा है, यानी आपको दूर विस्थापित कर दे रहा है, तो वह आपका क्या होगा? आपको अभिक्रिया के दौर से देखा जाएगा तो वह आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। ठीक है, वह आपको आपके स्थान से हटा देता है। तो इसमें भी यही होगा कि एक यौगिक होगा, उस यौगिक के विभिन्न परमाणुओं को दूसरे परमाणु या परमाणु समूह के द्वारा क्या किया जाएगा? हटा दिया जाएगा, विस्थापित कर दिया जाएगा। उसी को हम बोलते हैं विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यानी वे अभिक्रिया वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जिसमें वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं को किसी दूसरे परमाणु या परमाणुओं किसी दूसरे परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है। विस्थापित कर दिया जाता है। ठीक है, परमाणु या परमाणु के समूह द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसी को हम बोलते हैं क्या? प्रतिस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने क्या किया, H2SO4 ले लिया, इसमें आपने जिंक को डाल दिया, ये क्या किया? जिंक SO4 बना लिया और यहाँ हाइड्रोजन को रिलीज कर दिया है। तो देख रहे हैं आप, इसमें H2SO4 के विलयन में आपने क्या किया? जैसे जिंक को डाला, जिंक ने क्या किया? इस हाइड्रोजन को इसके स्थान से हटा दिया। इसी को हम बोलते हैं प्रतिस्थापन या विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आपने क्या किया? कॉपर सल्फेट का विलयन ले लिया, उसमें क्या किया? आपने जिंक को डाल दिया, ये आपका जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ से आपका कॉपर बाहर आ गया। ठीक है, तो ये भी क्या होगा? आप देख रहे हैं जिंक क्या कर रहा है? इस कॉपर को इसके स्थान से हटा दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विस्थापन अभिक्रिया हमने देख लिया। ठीक है, अब हम देखेंगे अपघटन या वियोजन। अपघटन एक अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया देखिए बच्चों, अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। तो अपघटन अभिक्रिया जो हमारी होती है ना, वो होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया वो हमारी अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, और जो वियोजन अभिक्रिया होती है वो हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। तो यहाँ हम देखेंगे अपघटन अभिक्रिया क्या होती है। तो अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है जैसे एक पदार्थ होगा, वो क्या होगा? टूट जाएगा, दो छोटे छोटे पदार्थों में टूट जाएगा, उसी को हम बोलेंगे अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम अपघटन अभिक्रिया के विषय में, ध्यान से आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अपघटन अभिक्रिया के बारे में देखेंगे, यानी वे अभिक्रियाएं ठीक है, अपघटन अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी
यौगिक, ठीक है, यानी वे विक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अपने अवयवी, ठीक है, यानी वे विक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अपने अवयवी तत्वों में वियोजित हो जाना, अपने तत्वों में अपघटित हो जाना, अपघटित हो जाना, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि वे अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाना क्या कहलाता है? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तत्वों में अपघटित हो जाना, तत्वों में अपघटित हो जाना कहलाता है कौन सी अभिक्रिया? अपघटन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है, कहलाता है, समझे? कहलाता है कि वे अभिक्रियाएं जिसमें किसी यौगिक का अपने अवयवी तत्वों में अपघटित हो जाना अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो अपघटन अभिक्रिया उसमें अभिघटन कहते हैं, विद्युत अपघटन कहते हैं, प्रकाश अपघटन कहते हैं। तो पहले हम देखेंगे ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय या आप इसे कह सकते हो तापीय अपघटन, ठीक है। तो मान लीजिए आपने किसी यौगिक को ताप दिया, गर्म किया, उष्मा दिया। जैसे आपने किसी यौगिक को ताप दिया, उष्मा दिया, उसे गर्म किया, तो गर्म करने के बाद आप देखेंगे वो यौगिक क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, अपघटित हो जाएगा। जैसे आपने क्या किया, किसी यौगिक को ले लिया, जैसे माने आपने ले लिया ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको आपने गर्म कर दिया, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ये क्या हो गया? अपघटित हो गया, टूट गया ना, आप देख रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा? तापीय या ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो चलिए देखिए, यानी वे अभिक्रिया जो उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती है, उसे याद है ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल में आप देखेंगे यहाँ पे क्या, कैल्शियम आपने कार्बोनेट ले लिया, इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर दिया। जैसे आपने कैल्शियम कार्बोनेट गर्म कर दिया, कैल्शियम ऑक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हुआ? परिवर्तित हो गया। तो आप देख रहे हैं ना कि ये क्या हो रहा है? अपने अवयवी तत्वों में, ठीक है, टूट जा रहा है। इसी को हम बोलते हैं कौन सी अभिक्रिया? ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो चलिए आप आगे देखेंगे, हमारा ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया हमने देख लिया। अब दूसरा देखेंगे हम विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। चलिए दूसरा हमारी अभिक्रिया विद्युत अपघटन अभिक्रिया। विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। विद्युत अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती है, विद्युत के प्रभाव में
संपन्न होती हैं, विद्युत के प्रभाव में संपन्न होती हैं, संपन्न होती हैं, उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। इसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपका क्या है, जल है, इसको आपने क्या किया, विद्युत 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 इसमें प्रवाह कर दिया। जैसे विद्युत का प्रवाह करेंगे फिर ये आपका हाइड्रोजन और ये आपका ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तीसरा हमारा होता है प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, प्रकाश अपघटन, ठीक है। तो प्रकाश अपघटन हम देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं ये हमारा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ठीक है बच्चों। तो प्रकाश अपघटन अभिक्रिया हम देखेंगे। तो वे अभिक्रिया जो प्रकाश के प्रभाव में संपन्न हो, प्रभाव में क्या होता होगा, संपन्न होता है। वे अभिक्रिया जो प्रकाश के प्रभाव में संपन्न होता है, कि वे अभिक्रिया जो प्रकाश के प्रभाव में संपन्न होता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये आपका प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, याद रखिएगा, ये नहीं प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है। जैसे आप देखेंगे इस सिल्वर क्लोराइड जैसे सूर्य के प्रकाश में आएगा Ag और यहाँ से Cl2 के रूप में टूट जाता है, ठीक है। ये आपका हो गया प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। हमने क्या पढ़ लिया उसमें, तापीय अपघटन अभिक्रिया, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, ये हमारा हो गया है, ठीक है बच्चों। चलो अब आगे देखिए, जल्दी से फटाफट आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम यहाँ ध्यान देंगे, समझे ना। तो चलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया को हम देखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया हमारी क्या होती है। यानी कि वे अभिक्रिया जो जिसमें वे अभिक्रिया जिसमें आयनों वे अभिक्रिया जिसमें आयनों या अन्य घटकों, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें आयनों या अन्य घटकों की अदला बदली होती है। क्या होती है, अदला बदली होती है, अदला बदली होती है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब देखें एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, एक कॉपर सल्फेट ले लिया, इसमें आपने जिंक को डाल दिया, तो देख रहे हैं जिंक क्या करेगा,
जिंक इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। तो ये वे अभिक्रिया जिसमें आयनों या अन्य घटकों में कुछ भी आ जाएगा। तो आपका अणु परमाणु हो सकता है, आयन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, एक परमाणु के द्वारा दूसरे परमाणु को हटा दिया गया, तो क्या हो रहा है, अदला बदली हो रही ना, ये वाला क्या हो रहा है, इसी जगह चल जा रहा है और ये वाला इसी जगह चला रहा है। तो ये हमारी होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए फटाक से। चलिए ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का मतलब होता है, यानी वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपक्षयन दोनों साथ साथ होता है, ठीक है ना। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे, ये आपका ZN, जैसे आप यहाँ देखेंगे, और एग्जाम्पल में आप हमारा है H2 और यहाँ से हमारा जीन, ये क्या हुआ ZN और यहाँ से हमारा H2, ठीक है। ये हमने एक अभिक्रिया लिखा हुआ है। इस अभिक्रिया में आप देखेंगे ये ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन से अलग हो रहा है ना, तो इसका क्या हो रहा है, हमारा वियोग हो रहा है ना ऑक्सीजन से, तो इसलिए इसका ऑक्सीकरण सॉरी अपचयन हो जाएगा। इसका हमारा क्या होगा, इसका हो जाएगा अपचयन, ये हमारा हो जाएगा अपचयन, और ये इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑक्सीकरण हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं ऑक्सीकरण होता क्या है। ऑक्सीकरण को हम देखेंगे, ठीक है, आगे देखते हैं। ऑक्सीकरण क्या होता है, देखो, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से योग होता है, ठीक है। जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से योग होगा तो क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। या ऑक्सीकरण आप कहते हैं, जैसे आप देखोगे ये कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, ये क्या कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का बन गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, ऑक्सीकरण के अंतर्गत आ रहा है। आप देख रहे हैं कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो यह कार्बन क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो गया। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर लिया तो यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीकरण हो गया। इसी प्रकार हमारा आता है अपचयन, अपचयन हो, अपचयन है कि जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से वियोग है, जब किसी पदार्थ का ऑक्सीजन से वियोग होता है, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं, अपचयन कहते हैं, ठीक है।
उसे अपचयन कहते हैं। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या हो रहा है, H2 ये आपने क्या किया, जिंक से क्रिया कर दिया, ZnO और यहाँ हाइड्रोजन। तो यहाँ आप देख रहे हैं हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, ये अपचयन हो गया इसका, क्योंकि इसका इस हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से क्या हो रहा है, वियोग हो रहा है ना, अलग हो रहा है ना, अब हट रहा है। और यहाँ पे जिंक क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से योग कर रहा है ना, इसलिए जिंक का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा। ठीक है, जिंक का ऑक्सीकरण और यहाँ पे हाइड्रोजन का अपचयन हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हमारे वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और कहीं से आपको कोई सुझाव हो तो हमको हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आपको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ।